सीएम सैनी की आज चंडीगढ़ में मैराथन बैठकें। आज शाम विधायकों और मंत्रियों के साथ भी अलग से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस का महामंथन। प्रभारी बीके हरिप्रसाद की विधायकों, सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने न्यूज 18 को बताया, जल्द होगा नेता प्रतिपक्ष पर फैसला। हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 55 आईपीएस, एचपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। कई जिलों में एसपी भी बदले गए। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। साल में 2 बार लगेगा सूरजकुंड मेला। सीएम सैनी की पर्यटन विभाग के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। पलवल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। बदमाश राजू उर्फ राजकुमार मित्रोल के पैर पर लगी गोली। राजू पर फिरौती, मर्डर, हत्या की कोशिश के 30 से ज्यादा केस दर्ज। कुरुक्षेत्र में पुलिस के हत्थे चढ़ी फर्जी पुलिस वाली। युवती के पास से सिपाही और एएसआई की वर्दी बरामद। पिछले 1 साल से पुलिस की वर्दी में घूम रही थी युवती। झज्जर में रिश्वत लेते जेई रंगे हाथों गिरफ्तार। बिल पास करने के बदले ठेकेदार से मांगे थे 48,000 रुपए। सियाचिन में शहीद सूबेदार बलदेव सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पैतृक गांव में लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलवल में हुए पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर के साथ। राजू उर्फ राजकुमार मित्रोल के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर में फिरौती, मर्डर, हत्या की कोशिश के 30 केसों में नामजद है। मित्रोल गांव में सुनील मर्डर केस का मुख्य आरोपी है राजू, और बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एडेन ग्रुप आलापुर के निकट यह मुठभेड़ हुई है। आरोपी ने पुलिस पर 3 गोलियां चलाई हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को यह गोली लगी है। तो एनकाउंटर हुआ है पलवल में। पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर है जिसमें राजू को गोली लगी है। बदमाश राजू के पांव में गोली लगी है। मित्रोल गांव में सुनील मर्डर केस में मुख्य आरोपी है राजू, जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, क्या कुछ अपडेट इसमें? जी कुलदीप, ये आलापुर गांव के पास पुलिस और बदमाश राजू के बीच मुठभेड़ हुई है। यह करीब देर रात करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई है। सीआईए ने मुठभेड़ में राजू उर्फ राजकुमार मीतरौल के पैर में गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, जो राजू आरोपी है वह अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, जो कि गाड़ी और असले के साथ इससे मिलने वाला था। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ जो है मुठभेड़ भी हुई है। आरोपी द्वारा जो है 3 गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर इसके पैर में गोली मारी। बदमाश राजू पर पहले भी 5,000 रुपए का जो है इनाम घोषित था। मीटरौल गांव का जो रहने वाला सुनील मर्डर केस था, जो मार्च में जिसका मर्डर किया गया था, वह मुख्य आरोपी राजू ही था। फिरौती, मर्डर, हत्या के प्रयास व लड़ाई झगड़े जैसे 30 केसों में इसका नाम दर्ज है। सीआईए मुठभेड़ में राजू जो है सन ऑफ किशोर सिंह मीतरौल के पैर में गोली लगी है। हालत अति गंभीर है और जिला नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी में रखा हुआ है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सारी जानकारी के लिए। एनकाउंटर हुआ है पलवल में। राजू मित्रोल को, बदमाश को गोली लगी है और इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अब रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने यह मीटिंग बुलाई है। हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी। सीएलपी के चयन पर भी मंथन किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी इस पे विचार किया जा सकता है। पार्टी के संगठन सचिव की ओर से एक चिट्ठी जारी कर नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठक में जिन लोगों को शामिल होने के लिए
कहा गया है उनमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, चौधरी रामकृष्ण गुज्जर और सुरेश गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा विपक्ष के वर्तमान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और जयप्रकाश जेपी को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस की यह बैठक वैसे समय में हो रही है जब पार्टी के कुछ मौजूदा विधायक प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो नायब सिंह सैनी की सरकार की तारीफ कर चुके हैं। विधायक अपने हाईकमान से भी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया पार्टी आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में आलाकमान को पार्टी में टूट का डर सता रहा है। हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के सामने न सिर्फ प्रदेश में नया संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी है, बल्कि अपने विधायकों की नाराजगी भी दूर करने की चुनौती है। प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, जो ये महामंथन होने वाला है कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष को लेकर, इस पे क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन शाम 3 बजे ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस के जो नए प्रभारी नियुक्त किए गए हरियाणा के बीके हरिप्रसाद, वो एक प्रभारी के तौर पर एक जिम्मेदारी उन्होंने हाल में ही ली है और इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे संगठन का निर्माण की बात करें, आप बात करें प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात करें, बात सीएलपी लीडर के चुनाव की बात करें, तो तमाम चीज़ों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, मगर अभी भी कांग्रेस की ये आपसी मतभेद मनमुटाव जो भी कह लीजिए आप इसे, ये अभी भी बरकरार है, बदस्तूर जारी है। आज की बैठक में देखना दिलचस्प होगा क्या तमाम चेहरे पहुंचते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को बुलाया गया है। जो विधायक बने, जो विधायक नहीं बन पाए, यानी जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, वहीं बात करें लोकसभा की सीट, जो 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, तमाम 5 वो सांसद यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए, पराजित हुए, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं बात करें गोकुल सेतिया की, जो भी हाल में ही काफी चर्चा में नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि मैंने सिरसा से चुनाव जीता, काफी टफ फाइट दी, मगर आलाकमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई, उनसे मुलाकात नहीं की, उन्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया। कई बैठकों का आगाज हुआ राजधानी दिल्ली में, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, मगर गोकुल सेतिया को नजरअंदाज किया गया। ये कहीं ना कहीं एक बगावती सुर है, इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार नहीं कर सकती, इसलिए इस बैठक को बुलाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु ये होंगे कि संगठन का निर्माण समय पे हो पाए, प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होनी है उस पर कदम उठाए। वही बात करें सीएलपी लीडर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम दल इसको घेरते हुए नजर भी आते हैं कि इतना लंबा समय बीत गया, विधानसभा सत्र भी हुए, मगर सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं हो पाया। ये एक सवाल आज भी वहीं के वहीं बरकरार है। ऐसे में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद तमाम लोगों से बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत हुई, किस तरीके से ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल को मजबूत किया जा सकता है, संगठन का निर्माण किया जा सकता है, और अगर सीएलपी लीडर का चुनाव होता है तो उसमें किसको मौका दिया जाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को हटाया जाता है तो क्या इसकी नाराजगी का खामियाजा हरियाणा। यहाँ चंडीगढ़ से भी हमारे साथ इस समय अंकित उदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जो यह बयानबाजी चल रही है, गुटबाजी को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, उस पे क्या प्रतिक्रम चल रहा है? बिल्कुल, लगातार जो गुटबाजी का बात कहें, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में एक हार हुई है और उस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब विधायक भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो खुल करके सामने आकर के बोल रहे हैं और जो हार गए हैं वो भी खुल करके बोल रहे हैं।
तो उसी कड़ी के अंदर हमने गोकुल सेतिया को देखा है, उसी कड़ी के अंदर दूसरे जो विधायक हैं, वो चाहे यहाँ से शैली चौधरी की बात करें जो नारायणगढ़ से विधायक हैं उनकी बात करें, या दूसरे विधायक भी मुख्यमंत्री की बड़ाई करते हुए नजर आते हैं और सार्वजनिक मंचों पर बड़ाई करते हुए नजर आते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगने लगा है कि अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं फूट ना हो जाए। इसी कारण से आज ये जो बैठक बुलाई गई है, नए प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। तो अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो बात यही है कि कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है, नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जो उदय भान हैं वो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए ना कोई अपना इस्तीफा ऑफर किया, ना उनको पद से हटाया गया। उसको लेकर के दूसरा जो दड़ा है वो लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहा है। तो अब कांग्रेस में किस तरह से ऑल इज वेल होगा वो एक बड़ा सवाल है। संगठन पिछले 11 साल से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि संगठन के जब भी बनाने की बारी आती है, कोई भी लिस्ट निकलती है तो दूसरा धड़ा उसका विरोध करता है, हाईकमान उस पर रोक लगा देता है। तो आज जहां सबकी नेताओं की बैठक बुलाई गई है, इसके अंदर जो जीते हुए विधायक हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, जो दूसरे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, तो सबको बुलाया गया है और सबको बुला करके एक मंथन किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनी है, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में अभी तक किसी भी पार्टी ने लगातार सरकार नहीं बनाई है, तो उसके खिलाफ जनाधार कैसे मजबूत किया जाए, उसके खिलाफ एक लोकतंत्र के अंदर एक आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, उसको लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन इस बैठक के अंदर अगर बात की जाए कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई चर्चा होगी या नेता प्रतिपक्ष के नाम की चर्चा होगी, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित दुधानी इस सारी जानकारी के लिए। रवि, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर इस बारे में अपडेट लेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इस बैठक में निकलेगा, उस सब की जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रवि मिश्रा और अंकित दुधानी। संगठन हरियाणा में कांग्रेस नए सिरे से बनाने का प्रयास कर रही है और उस प्रयास में हर तरीके से कोशिश ये हो कि कांग्रेस के लोगों के भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं, सीनियर लीडर्स के भी, विधायक के भी और दूसरे जो लोग हैं जिनको हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, और इन सब से बात करने के लिए जरूरी है इस किस्म की मीटिंग। और इस मीटिंग के अच्छा प्रयास है। और अहमदाबाद में जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात सामने आई थी कि संगठन को मजबूती के लिए जल्द उसका निर्माण करने के लिए और जल्द उसको संगठित होके लोगों में कांग्रेस को जोड़ने का काम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि हरिप्रसाद जी जो हमारे नए प्रभारी हैं, उनको हरियाणा के भी वो प्रभारी रहे हैं शुरू में और काफी उनका अनुभव है पार्टी के संगठन के कामों में, और अच्छा लगता है मुझे कि ठीक तरीके से जल्द ही संगठित होंगी और एक नया रूप कांग्रेस का आएगा और मजबूत कांग्रेस उभर के आएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की, जिन्होंने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। आग से प्रभावित किसानों के लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है। उन्होंने सीएम सैनी को पत्र लिखा है और पत्र में प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। सिरसा के गांव में आग से भारी तबाही हुई है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर सिरसा लघु सचिवालय में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आग में फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली विभाग की लापरवाही से फसल जली है, किसानों का यह कहना है। अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग है। सिरसा में करीब 500 एकड़ फसल जो है वो नष्ट हो गई है इस आगजनी की वजह से।
आग में 50 से ज्यादा सोलर पंप जलकर खाक हुए हैं। सिरसा जिला प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है किसानों ने। हरियाणा में इस बार आग से भारी तबाही हुई है। पूरे हरियाणा में करीब 3000 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर नष्ट हुई है। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। टोपटा के रूपाणा और लुदेसर गांव में बड़ी आगजनी की घटना घटी और इस आगजनी की घटना में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल, पकी पकाई फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, जल करके राख हो गई। और इसके साथ में 50 से ज्यादा जो सोलर पंप के सेट किसानों ने लगा रखे थे वो जल गए। और हमारी मांग इसमें यह है सबसे पहले तो कि एक तो ये आगजनी की जो घटनाएं होती हैं और इससे फसल और दूसरे जो नुकसान होते हैं, इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आए और इन किसानों को, जो ये रूपाणा लुदेसर के किसान हैं, इनको प्रति एकड़ कम से कम 70,000 रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए और जिन्होंने ठेके पे खेती कर रखी है उनको भी मुआवजा मिले और जो सोलर पंप के सेट जले हैं उनको भी मुआवजा मिले। रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां सीएम सैनी की पर्यटन विभाग के साथ अहम बैठक हुई। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यटन स्थलों पिंजौर गार्डन की तर्ज पर इनका विकास हो, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। सूरज कुंड मेले का साल में 2 बार आयोजन होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। युवाओं को पर्यटन स्थलों का दौरा करवाएगी अब सरकार। 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। टूरिस्टों के लिए होम स्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में उपलब्ध करवाए जाएंगे रोजगार के अवसर। तो ये बैठक में तय किया गया है। बैठक हुई है पर्यटन विभाग के साथ सीएम सैनी की। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी टूरिज्म से रिलेटेड सभी उच्च अधिकारी, पीएस टूरिज्म, एमडी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म, सभी ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा हुई। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में ये अनाउंस किया था कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, क्राफ्ट मेले का साल में 2 दफ़ा वो लगाया जाएगा और मेले के स्थल को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचकुला की, जहां पर हरियाणा पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस मुख्यालय से वीसी जुड़े सभी सीनियर अधिकारी जुड़े। अपराध रोकने और नशा मुक्ति को लेकर इस बैठक में फैसला हुआ। अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। वाहन चोरी और संगठित अपराधों पर निगरानी की बात कही गई। संगीन अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति, अवैध इमिग्रेशन और फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये बैठक में निर्णय लिए गए हैं। तो उधर चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। प्रदेश में 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें 42 आईपीएस, 13 एचपीएस के तबादलों के आदेश जारी किए गए। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल के एसपी भी बदले गए। कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई जिलों के एसपी बदले गए। प्रदेश सरकार ने जारी किए तबादले के आदेश जो हैं ये दिए हैं। रुक करेंगे यमुनानगर का, जहां पर दूषित पानी पीने से बीमार लोगों की संख्या बढ़ी है। दसौरा गांव में दूषित पानी से अब तक 34 लोग बीमार हो चुके हैं। यमुनानगर की सीएमओ पूनम चौधरी ने यह जानकारी दी है। पीलिया से संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अब तक 58 मरीजों की जो है वो पुष्टि की गई है।
ये जांच की गई है। सीएमओ का कहना है 28 मरीजों का ब्लड टेस्ट लिया गया है। गांव की आबादी 1941 है, कुल घर 325 है। ये सीएमओ ने जानकारी दी है। 3 मरीज जो है वो लेडी के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। तो दूषित पानी पीने से ये लोगों की जो संख्या है, बीमारी की संख्या जो है वो बढ़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता परवेज खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी परवेज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल कुलदीप, ने आपको बता दूं कि परसों से जो है अचानक से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिनमें 18 से 22 साल के एक बच्चे थे। उन्हें जो है पेट में इन्फेक्शन, उल्टी और दस्त की समस्या हुई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया तुरंत हुआ क्या, जिसके बाद आसपास के अस्पताल में बच्चों को लेकर गए हैं। फिलहाल जो है 34 जो है संदिग्ध जो थे पीलिया के मरीज जो है वो पाए गए हैं। फिलहाल जो है इसको लेकर जो पब्लिक हेल्थ और स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जो टीमें हैं वो जो है गांव में डेरा डाल लिया है। कुछ ही देर बाद जो सीएमओ है नर्सिस वो भी जो है गांव का दौरा करेंगे, जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की उसको भी सुनेंगे और समाधान भी किया जाएगा। फिलहाल जो है बड़ी तो घटना है वो तो नहीं हुई है, लेकिन जो है जैसे ही पता लगा कि दूषित पानी से जो है बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद जो है प्रशासन जो हरकत में है और जो इशू है वो फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। जो पानी के सैंपल है वो लिए गए हैं। इसके अलावा जो है बच्चों के जो सैंपल है, ये जो भी संदिग्ध मरीज नजर आ रहा है उनके ब्लड टेस्ट लेकर जो है लैब में भेज दिया है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज इस सारी जानकारी के लिए। तो दूषित पानी पीने से जो है बीमारों की संख्या बढ़ी है यमुनानगर में। झज्जर का, जहां पर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक जेई गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। रिश्वत के 48,000 रुपए भी उसके पास बरामद हुए। दरअसल बिल पास कराने के लिए उसने 88,000 रुपए की मांग की थी, ऐसे आरोप हैं। इस मामले में आरोपी का एक दूसरा साथी ठेकेदार भी शामिल था, जो कि रिश्वत की रकम का सौदा कराने में शामिल था। टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही किए जाने की बात कही है। माफी चाहूंगा। जानकारी के अनुसार विजिलेंस विभाग की टीम को पब्लिक हेल्थ के एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि विभाग का जो जेई है अंकित उसके पास बिल पास करवाने की एवज में परेशान कर रहा है, उससे रिश्वत मांग रहा है। इसी शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की है। आज अपने पब्लिक हेल्थ से जेई साहब को अरेस्ट किया गया है। रिश्वत 48,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। क्या नाम है जेई का? जेई का अंकित है, जिनको ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। किस मामले में रिश्वत ले रहे हैं? ये ठेकेदार है कोई अंकित, इनको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में उनसे उनकी एमडी वगैरह फाइल करवाने के लिए, बिल पास करवाने के लिए वजह में रिश्वत लिया अंकित ठेकेदार से। पहले भी कोई पेमेंट वगैरह रिकवर हुई? पहले की भी पेमेंट का आया है, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले भी पता चला है कि कोई और पहले भी ली गई थी, तो उसको भी उस एंगल से भी देख रहे हैं। इसका कोई साथी ठेकेदार भी इसमें इन्वॉल्व होता है? हाँ, एक ठेकेदार भी है जिसकी उसकी भी जांच चल रही है। FIR में नाम आया है उसका। और कोई रिकवरी हुई है? ये हाँ, अभी कर रहे हैं पूछताछ में, रिकवरी नहीं होगी वो आगे कल जो कोर्ट में पेश किया जाए उसके बाद आपको जो अपडेट होगा प्रेस में बता दिया जाएगा। उधर यमुनानगर में बदमाशों ने शराब के ठेके को निशाना बनाया। बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट की, सेल्समैन को बंधक बनाकर ठेके में लूटपाट की, शराब की पेटियां लूटी और कैश भी साथ ले गए बदमाशों ने पहले सेल्समैन के साथ मारपीट की और फिर उस पर दरियादिली भी दिखाई। ठेके पर ताला जड़ने से पहले उन्होंने पंखा चला दिया और पंखे का मुंह सेल्समैन की तरफ कर दिया ताकि सेल्समैन को गर्मी ना लगे। मामला यमुनानगर का है। जिले के नंगली 64 गांव का यह मामला है, जहां बदमाशों ने बीती रात एक शराब के ठेके को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने 3 नकाबपोश बदमाशों ने कार में आए थे। उन्होंने जो है जमकर लूटपाट की और फिर सेल्समैन को बंधक बनाकर वहीं छोड़ गए। तो भले ही वो उसको पंखा उसकी ओर कर गए हो, दरियादली दिखाई है, लेकिन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ठेके में शराब की पेटियां लूटी गई हैं और कैश लूटा गया है। सेलमैन को बंधक बना लिया। सेलमैन को मारने के बाद लाखों का सामान लुटा ने। सामान लूटने के बाद सेलमैन को अंदर बंद कर बाहर से ताला लगाकर भाग गए। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट की कि जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, ये दोबारा ऐसा ना हो कि किसी और ठेके पर कुछ करा कोई। कितने लोग थे? 3 बंदे थे जी। तो सामान काफी लूटा है? 1.5 लाख रुपए का सामान उठा लिया। यहाँ 3 आदमी आए, तीनों आदमी ने कहा मैं दाब लिया।
दो जो सामान लग गए लॉकडाउन यहाँ से, हर एक ने मैं नाक पे पैर धर कर रखा अंदर चीज का। तो मैंने कहा भाई जब मैं माल मूल का चले गए तो मैं अंदर गिर गया। मैंने कहा भाई मैं मर दूंगा ना, तो यहाँ पंख और। तो कितने सामान की चोरी हुई है? काफी सारा सामान चोरी हुआ। कैसा हुआ ये सामान? तो मारपीट भी की आपके साथ? हाँ जी। तो जाते जाते बंधक बना गए थे आपको? बंद करके चले गए? अंदर को बंद करके चले गए जी। रुक करेंगे अगली खबर का। सोहाना में जहां हिप्नोटाइज कर ठगी का मामला सामने आया था, वहां अब पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुर्शीद, सैफुद्दीन और शहजाद को अरेस्ट किया गया है। 2 आरोपी उत्तराखंड के और एक यूपी का है, ऐसा बताया जा रहा है। तीनों बुजुर्गों को निशाना बनाते थे और आरोपियों के पास से 2 बाइक और नगद भी बरामद किया गया है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज है। डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज है। उसको उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था। जो गिरफ्तार किया गया आरोपी था उसकी पहचान मेरठ निवासी खुर्शीद के रूप में हुई थी। तो पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके और पुलिस कस्टडी में ले गया था। पुलिस कस्टडी के दौरान इस गैंग के 2 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस के द्वारा 20 अप्रैल 2025 को केस में गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सैफुद्दीन तथा शहजाद है और दोनों ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं। पुलिस से पूछताछ में ये मालूम हुआ है कि आरोपी जो सैफुद्दीन है, इसके अगेंस्ट इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में तथा एक अन्य मामला रेवाड़ी में भी रजिस्टर है। इन दोनों ही मामलों में सैफुद्दीन के ऊपर दोनों स्टेट की पुलिस के द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। तो पुलिस के द्वारा ये जो तीनों आरोपी इस पूरी घटना में शामिल थे, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो पुराना जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको चेक करवाने पर पुलिस के द्वारा पाया गया है कि जो आरोपी सैफुद्दीन है उसके अगेंस्ट कुल 3 अभियोग उत्तराखंड में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग हेड में रजिस्टर्ड पाए गए। और जो आरोपी शहजाद है उसके अगेंस्ट भी एक FIR उत्तराखंड में रजिस्टर पाई गई है।